My dear friends, today I am taking kinds of presumption. कल मैंने प्रिजम्पशन की डेफिनेशन आपको बताई विद एग्जांपल्स. आज मैं प्रिजम्पशन की काइंड्स बताना चाहता हूं. प्रिजम्पशंस आर ऑफ थ्री काइंड्स. फर्स्ट, presumption of fact. Presumption of fact are inferences which are naturally drawn from the observation of the course of nature and constitution of human mind. The examples given in the definition of presumption: night, day, night after day, summer after winter. A stolen watch of Ram is found in the possession of Shyam. These are the examples of the presumption of fact. साथियों, तीन काइंड हैं प्रिजम्पशन की. पहली, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. जैसा मैंने कल बताया था, फैक्ट को जज प्रिज्यूम कर सकता है विदाउट कॉलिंग द पार्टी, बगैर पार्टी को बुलाए हुए. हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि जज यदि चाहे तो किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है विदाउट कॉलिंग द पार्टी और विदाउट प्रूफ. ये डिस्क्रिशन जज को दी हुई है. यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में ये जज के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है. ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि फैक्ट को प्रिज्यूम भी कर सकता है और यदि वो चाहे तो पार्टी को बुला भी सकता है और पार्टी को बगैर बुलाए भी प्रिज्यूम कर सकता है. ये जज के ऊपर निर्भर करता है. और जज जो है, जो हमारे फैक्ट्स के ऊपर निर्भर करता है, वो उसी के ऊपर अपने विचार बनाता है जज, क्या कौन सा फैक्ट पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है. जैसे कैसे नेचर ऑफ फैक्ट से कैसे यानी विचार बनाता है जज. जैसे नाइट आफ्टर डे. देखो, ये सच्चाई है कि डे के बाद नाइट होती है, यानी दिन के बाद रात. हम दिन में प्रिज्यूम कर सकते हैं कि रात को इसके बाद अब नाइट यानी रात हो जाएगी. समर के यानी विंटर के बाद समर, हम विंटर में ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि विंटर के बाद समर जरूर आएगा. ए स्टोलन वॉच ऑफ राम इज फाउंड इन दी पोजेशन ऑफ श्याम. ये कल मैंने एग्जांपल दिया था साथियों. यदि राम की वॉच चोरी हो जाती है और श्याम के पोजेशन में मिलती है तो ये हम प्रिज्यूम कर सकते हैं या तो श्याम ने चुराई है या श्याम ने किसी चोर से, ये जानते हुए कि इसने ये राम की वॉच चुराई है, उससे ली है. ये तो प्रिज्यूम कर सकते हैं ना. और है भी ठीक. जब राम की वॉच श्याम के पास है तो ये प्रिज्यूम करना स्वाभाविक है कि या तो इसने चुराई है या किसी व्यक्ति, जिस दूसरे व्यक्ति जो चोर है उसने चुराई होगी, उससे ली होगी इसने. तो ये सारे एग्जाम्पल प्रिजम्पशन के हैं, प्रिज्यूम करने के. किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करना. और प्रिजम्पशन के पीछे क्या होता है कि फैक्ट की सच्चाई भी उसके अंदर छिपी हुई होती है और उसी के आधार पर जज प्रोसीडिंग के अंदर अपना निर्णय लेता है whether these facts are positive or negative. अब ये है, देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. सेक्शन 114 में मतलब इसके इलस्ट्रेशन में, यानी सेक्शन 14 भी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के एग्जाम्पल्स को दर्शाता है. ये भी इसके अंडर है. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट सेक्शन 114 के अंडर भी
इसका इलस्ट्रेशन है। सेक्शन 86, 87, 88, 90, ये देखो 4 सेक्शन है। ये भी चारों सेक्शन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को डील करते हैं, यानी इन सेक्शन में भी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का विवरण है। दीज प्रिजम्पशंस आर जनरली रिब्यूटेबल। मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, ये जो प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट है ये रिब्यूटेबल है। रिब्यूटेबल का मतलब इनका विरोध किया जा सकता है, क्योंकि जज ये अपने माइंड से और फैक्ट की नेचर से प्रिज्यूम करता है कि ये सच है या झूठ है, तो इसका विरोध तो किया जा सकता है। तो दीज प्रिजम्पशंस आर जनरली रिब्यूटेबल। तो साथियों, ये थी पहली काइंड। मैंने इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में इसको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। My dear friends, now I am taking second type, presumption of law. Presumption of law are of two kinds. First, A, irrefutable or conclusive. Second, irrefutable. Now I am taking first, irrefutable. Irrefutable presumption of law. The conclusive or irrefutable presumption of law are those legal rules which are not overcome by any evidence that the fact is otherwise. A well-known instance of an irrefutable presumption of law can be found in under section 82 IPC, wherein it is laid down that nothing is an offense which is done by a child under the 7 years of age. The rules of estoppel are the other example of this sort of presumption. Under section 115, 116, 117 deals with estoppel. In a criminal case, a accused is proved below 7 years, he shall be presumed innocent. Thus, it is clear that this kind of presumption of law is conclusive. साथियों, जैसे मैंने अब इंग्लिश में बताया, बिल्कुल इससे क्लियर हो जाता है कि इरिब्यूटेबल और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है। इसमें क्या है, ये ऐसा लॉ है, ये ऐसे लीगल रूल्स हैं जो किसी प्रकार से भी इनको डिफीट नहीं किया जा सकता, किसी भी एविडेंस से और को किसी भी अन्य तरीके से इनको डिफीट नहीं किया जा सकता। ये इस प्रकार के रूल्स हैं जो जिनमें ना एविडेंस की जरूरत, ना एविडेंस उसका विरोध कर सकती है, ना उसे खारिज कर सकती है, जज भी उसे खारिज नहीं कर सकता। ये इस प्रकार का इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। जैसे देखो, इसका एक वेल नोन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अंडर सेक्शन 82 आईपीसी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नथिंग, ये जो है मैं हिंदी में बता रहा हूं कि जो बच्चा 7 साल से कम आयु का है, 7 साल या इससे कम आयु का है और उसने को ऑफेंस किया है, तो वो जो है एक्यूज नहीं माना जाएगा और उसकी कोई सजा नहीं हो सकती। ये प्रावधान है, यानी कोई भी ऑफेंस नहीं है यदि को 7 साल से कम का बच्चा कोई भी अपराध करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। दूसरा, एस्टॉपल के नियम भी इस इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन के अंडर आते हैं। सेक्शन 115, 16, 17 डील्स विद द एस्टॉपल। एस्टॉपल में भी यही होता है, फैक्ट ट्रू हो या अनट्रू हो, पार्टी इज नॉट अलाउड टू से। तो एस्टॉपल में भी यही प्रतिबंध लगाया जाता है, ना वो ट्रू को ना अनट्रू को वो कुछ भी नहीं कह सकता, यानी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है इन सेक्शन के अंदर। और जैसे एग्जांपल देखो, किसी भी क्रिमिनल केस में यदि कोई एक्यूज्ड 7 साल से छोटा सिद्ध हो जाता है
तो उसको जो है ना इनोसेंट समझा जाएगा, उसको एक्यूज्ड नहीं समझा जाएगा। Thus it is clear that this kind of presumption of law is conclusive. इसलिए ये जो काइंड है irrefutable conclusive, ये जो है presumption of law is conclusive माना जाता है। यानी आपने साथियों देखा, ये पहला जो लॉ है irrefutable presumption of law, यानी एकदम कितना पक्का लॉ है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, ना जज ना पार्टी ना एविडेंस, कोई विरोध नहीं कर सकता। और ये जो है अंडर सेक्शन 82 ये मान्य है। इसका एग्जाम्पल कितना अच्छा दे रखा है। 7 साल से छोटा बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। कोई भी एविडेंस, कोई भी पार्टी, इवन जज उसको एक्यूज्ड नहीं ठहरा सकते। यही इसी से यह क्लियर होता है कि ये दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन इज ए कंक्लूसिव, यानी इससे यह सिद्ध होता है कि ये पहला पार्ट जो है सेकंड प्रिजम्पशन का पहला पार्ट ये कंक्लूसिव है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी शंका नहीं है। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड पार्ट रिव्यूटेबल। साथियों में अब दूसरी काइंड सेकंड जो लॉ है उसकी बी काइंड, सेकंड काइंड रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन। ए था इरिव्यूटेबल प्रिजम्पशन और बी है रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन। जैसे नाम से ही पता है, इसमें क्या है, इसमें विरोध किया जा सकता है प्रिजम्पशन का। कैसे? जैसे ए में था, बिल्कुल विरोध नहीं किया जा सकता, ना एविडेंस दी जा सकती उसके विरोध के लिए, वो तो पक्का प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया, 7 साल से कम का बच्चा ऑफेंस करता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस काम नहीं करेगी और उसको एक्यूज नहीं माना जाएगा, इनोसेंट माना जाएगा। लेकिन बी में क्या है, ये उसका अपोजिट है, रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन। इसमें क्या है, दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन अराइजेस व्हेन द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आर सर्टेन लीगल रूल्स डिफाइनिंग द अमाउंट ऑफ एविडेंस requisite to support a particular allegation, which facts being proved may be either explained away or refuted by the evidence to the contrary, but are conclusive in the absence of evidence. इसमें साथियों क्या है, यानी कुछ नियम ऐसे हैं हमारे एविडेंस के, वो ये कहते हैं कि यदि एलिगेशन को रिमूव करना है या उसके सपोर्ट में आपने कुछ कहना है, एविडेंस देना है, तो आप दे सकते हैं उसको सिद्ध करने के लिए। यानी उसमें एविडेंस का सहारा नहीं ले सकते थे। इसमें इतना अंतर है कि कुछ नियम ऐसे हैं जो लीगल रूल्स हैं और वो ये कहते हैं यदि कोई पार्टी अपने एलिगेशन के सपोर्ट में एविडेंस देना चाहती है तो दे सकती है और उसको एलिगेशन और एविडेंस से अपने हक में भी सिद्ध किया जा सकता है और रिब्यूटेड बाय एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी, और यह भी हो सकता है दूसरी पार्टी एविडेंस दे करके उसका विरोध भी कर सकती है। एविडेंस दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है। यदि कोई सी पार्टी एविडेंस नहीं देती है फिर ये कंक्लूसिव है, यानी फिर ये रिफ्यूटेबल नहीं है, फिर ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन बन जाता है जैसे पहला था। और यदि एविडेंस देते हैं तो आइदर ऑन दिस साइड और ऑन दैट साइड। अच्छा एग्जांपल देखिए आप, कितने अच्छे एग्जांपल है। मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। देखो कितना बढ़िया नियम है, किसी व्यक्ति को आप दोषी नहीं कह सकते जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। दूसरा, ए चाइल्ड इज बोर्न इन ए लीगल वेडलॉक शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी लेजिटिमेट and one who question is a legitimacy must disprove it। यानी एक बच्चा
लीगल वेडलॉक, यानी माता और पिता एक जगह रह रहे हैं और उनमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है और वेडलॉक के अंदर है, उस पीरियड के अंदर है, और यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा, और यदि उसका कोई विरोध करता है तो उसे उसको सिद्ध करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट है या जो भी कुछ है, वो देयर आर सो मेनी मेथड्स, वो उसे सिद्ध करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रिजम्पशन यही है कि वो लेजिटिमेट है। ये है सेकंड एग्जांपल। थर्ड, इफ ए चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग डाइवोर्स, देखो ये अलग एग्जांपल है कि मस्ट बी प्रिज्यूम्ड illegitimate unless the contrary is proved. Section 107, 108, 112 are the examples of this presumption. इसमें थर्ड एग्जांपल में क्या है, यदि डाइवोर्स के दौरान यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको प्रिज्यूम किया जाता है इलेजिटिमेट, यानी वो इलीगल बच्चा है। तो यदि उसको लीगल सिद्ध करना है तो उसे एविडेंस के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा, तब वो माना जाएगा लीगल, नहीं तो प्रिजम्पशन यही रहेगा कि इलेजिटिमेट है। और सेक्शन 107, 108, 112 आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रिजम्पशन को। कौन से? इर्रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। ये तीनों सेक्शन 107, 108, 112 इर्रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन के उदाहरण हैं, ये तीनों सेक्शंस। तो साथियों, ये था प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसकी दो काइंडें थी, दो किस्म थी, रिब्यूटेबल और इर्रिब्यूटेबल। दोनों एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। अब मैं थर्ड काइंड ऑफ प्रिजम्पशन क्या है, मिक्स्ड प्रिजम्पशन, वो लेता हूं। My dear friends, I am taking third part, third kind. Third क्या है? Mixed presumptions. Mixed presumption of law and fact are chiefly confined to the English law of real property, so it is not necessary to presume subject matter. The Indian Evidence Act has made provision for the presumption of fact and the presumption of law. In certain section of the Evidence Act, it has been provided that court may presume a fact. In some other section, shall presume a fact has been used. There are certain sections in which it is said that a certain fact is conclusive proof of a certain other fact. Section 4 of the Evidence Act controls these sections and gives a direction to the court as to how to proceed under those sections of the Evidence Act. साथियों, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, मिक्स्ड प्रिजम्पशन। पहला नियम क्या था? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। सेकंड क्या था? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। दोनों को मिक्स कर दिया, यही मिक्स्ड प्रिजम्पशन है। मिक्स्ड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट चीफली कन्फाइंड टू द इंग्लिश लॉ, यानी ये मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ये इंग्लिश लॉ तक सीमित है रियल प्रॉपर्टी के अंदर, और इसमें सब्जेक्ट मैटर को भी नेसेसरी नहीं है कि उसको प्रिज्यूम किया जाए। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है? दो प्रोविजन हैं। कौन से दो प्रोविजन? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट पहला लॉ, और दूसरा प्रोविजन क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये दो प्रोविजन है, यानी फर्स्ट presumption of fact and presumption of law. In certain section of the Evidence Act, it has been provided the court may presume. देखो ये may presume क्या है? ये presumption of fact है, और ये आगे दूसरा सेक्शन क्या है? shall presume, ये presumption of law है। इनके दूसरे मीनिंग है ये। presumption of fact में may presume, यानी इसमें जज की डिस्क्रिशन पावर है,
वो प्रिज्यूम किसी फैक्ट को करे या ना करे, विदाउट एविडेंस वो मान भी सकते हैं और विदाउट और उसको एविडेंस से प्रूव भी करा सकते हैं। ये है मे प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम का मतलब यानी एविडेंस की कोई आवश्यकता नहीं, उस फैक्ट को मानना ही पड़ेगा। जैसे मैंने 7 साल के बच्चे के ऑफेंस के बारे में आपको बताया, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, उसे एक्यूज नहीं ठहरा सकते। ये है शैल प्रिज्यूम। तो थर्ड क्या है, कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं हमारे एविडेंस एक्ट के जिसमें यह कहा गया है कि एक फैक्ट जो है ना कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है दूसरे फैक्ट का। यानी कई बार क्या है, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को सहारा देता है, यानी एक फैक्ट दूसरे का प्रूफ बन सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है, ये भी कंसीडर किया जा सकता है। और हमारा सेक्शन 4 एविडेंस एक्ट का है, ये इन सारे सेक्शंस को कंट्रोल करता है, तीनों को। कौन से? मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। देयर आर 3। देखो 3 पार्ट हैं यहां पर। मे प्रिज्यूम डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट को, शैल प्रिज्यूम डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, और कंक्लूसिव प्रूफ में यदि एविडेंस कुछ भी प्रूव नहीं कर पाती है तो उसमें भी कंक्लूसिव प्रूफ बनता है, जैसे रिब्यूटेबल में मैंने बताया। और दूसरा, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को भी यानी सिद्ध किया जा सकता है, यानी एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का प्रूफ भी हो सकता है। ये तीसरा है कंक्लूसिव प्रूफ। यानी इन तीनों को सेक्शन 4 कंट्रोल करता है। ये हमारे सेक्शन यानी एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन है, इनको सेक्शन 4 कंट्रोल करता है। साथियों, मैंने अपनी तरफ से पहले वीडियो में डेफिनेशन, एग्जांपल, दूसरे में काइंड ऑफ प्रिजम्पशन, तीनों काइंड, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड प्रिजम्पशन, उदाहरण सहित सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रिजम्पशन जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। और in the last I want to make a request, my friend, please subscribe the channel. The name of my channel is Maths by Dharmveer Singh Dabas. Thanks to you.